वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो जैसे कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं एनसीईआरटी से सीबीटी की प्रिपरेशन के लिए, तो दो चैप्टर हम लोगों ने कर लिए। अब बारी है थर्ड चैप्टर की, जो कि है डिमांड। तो अगेन एक अच्छा चैप्टर है डिमांड। तो इसको देखते हैं एनसीईआरटी से कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि चैप्टर एक वीडियो में हो जाता है तो एक में कर लेंगे, अदरवाइज दो पार्ट्स में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। लिखा है इन द प्रीवियस सेक्शन वी स्टडीड द चॉइस प्रॉब्लम ऑफ द कंज्यूमर and derived the consumer optimum bundle given the prices of the goods, the consumer income and her preferences। ठीक है। तो आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मैंने सब आपको बताया। It was observed that the amount of a good that a consumer chooses optimally depends on the price of the good itself, the price of other goods, the consumer income, her taste and preference। तो बेसिकली एक कंज्यूमर कितना क्वांटिटी एक गुड का ले रहा है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। फिर वो प्राइस हो सकता है, ठीक है, बाकी गुड्स का प्राइस हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हम कंसीडर करते हैं, कंज्यूमर की इनकम को हम कंसीडर करते हैं। तो अलग अलग फैक्टर्स है। The quantity of a commodity that a consumer is willing to buy and is able to afford given prices of goods and consumer taste and preference is called demand for the commodity। So हमें डिमांड की यहाँ पे डेफिनेशन बताई है। द क्वांटिटी ऑफ डिमांड डेट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। एक कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो कि कंज्यूमर बाय करने के लिए विलिंग है, ठीक है, अफोर्ड करने के लिए भी एबल है, कि उसकी परचेजिंग पावर के अंदर आ रहा है, गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज कॉल्ड डिमांड। ठीक है। तो डिमांड क्या है कि कोई भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो कि एक कंज्यूमर लेने के लिए विलिंग है, परचेज करने के लिए विलिंग है, उसके पास अफोर्डेबिलिटी, उसके अफोर्डेबिलिटी के अंदर आ रहा है, परचेजिंग पावर भी है वो गुड खरीदने के लिए। तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, डिमांड है। ठीक है। वेन एवर वन और मोर ऑफ दीज वेरिएबल्स चेंज द क्वांटिटी ऑफ द गुड चूजन बाय द कंज्यूमर इज लाइकली टू चेंज। तो अगर इनमें से कोई भी फैक्टर चेंज होता है तो ऑफकोर्स डिमांड भी चेंज होगी, है ना। प्राइस अगर बदलेगा तो ऑफकोर्स डिमांड भी बदलेगी। तो डिपेंड करता है फैक्टर्स पे। ओके। अब देखो इसमें हमारे पास यहाँ पे लिखा है डिमांड कर्व एंड द लॉ ऑफ डिमांड। दिया है प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, द कंज्यूमर इनकम एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन अनचेंज्ड। द अमाउंट ऑफ गुड दैट अ कंज्यूमर ऑप्टिमली चूजेस बिकम्स इंटायरली डिपेंडेंट ऑन इट्स प्राइस। तो बेसिकली देखो प्राइस तो है गुड का, उस प्राइस को छोड़ के और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस, कंज्यूमर की इनकम हो सकती है, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है। तो अगर मैं इन बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखती हूँ तो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड होगी किस पे, प्राइस पे। ठीक है। सो द रिलेशन बिटवीन द कंज्यूमर्स ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ गुड एंड इट्स प्राइस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज डिमांड फंक्शन। ठीक है। सो बेसिकली डिमांड फंक्शन क्या है कि हम एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं डिमांड के बीच में और प्राइस के बीच में। ठीक है। तो ये क्या है हमारा डिमांड फंक्शन। ठीक है। क्वांटिटी ऑफ द गुड एंड द प्राइस, इसके बीच का रिलेशन क्या होता है, डिमांड फंक्शन होता है। Thus, the demand, consumers demand function for a good, consumers demand function for a good, हाँ लिखा है आगे का, अरे ये क्या बात हुई, चलो छोड़ो, आगे की लाइन नहीं दिख रही मुझे तो इसमें। बट एनीवेज चलो हम देखते हैं ये वाला ग्राफ किस तरह से बनाया है। तो ये देखो हमारा डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व में क्या होता है, अगर हम प्राइस की बात करें, डिमांड और प्राइस की, तो दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है। कि अगर कोई भी कमोडिटी है, कि सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि आइसक्रीम का। तो अगर कोई एक आइसक्रीम है, आइसक्रीम का प्राइस अगर सपोज इतना था, तो जो डिमांड है वो कितनी आएगी, इतनी आ जाएगी। ठीक है। हमने एक्स एक्सिस पे तो क्वांटिटी ली है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ली है, वाई एक्सिस पे प्राइस लिया है। ठीक है। सो अगर प्राइस इतना है तो क्वांटिटी इतनी है सपोज, राइट। अब मान लो प्राइस जो है आइसक्रीम का वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया, आइसक्रीम का प्राइस ये हो गया पी डैश। ठीक है। सो आइसक्रीम का अगर प्राइस कम हो जाएगा तो ऑफकोर्स मेरी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो मैं ज्यादा डिमांड करूंगी, तो डिमांड इंक्रीज होगा। ठीक है। तो इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है डिमांड का। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ओके। तो यहाँ पे लिखा है द डिमांड कर्व इज अ रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ द गुड chosen by a consumer and the price of the good. The independent variable price is measured along the vertical axis and dependent variable quantity is measured along the horizontal axis। तो क्या बोला है,
नहीं समझ में आया? देखो जो क्वांटिटी है ना, जो क्वांटिटी है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल, इकोनॉमिक्स में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो वेरिएबल्स होते हैं, और जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब क्या है कि जो डिमांड है किसी भी कमोडिटी की वो डिपेंड कर रही है प्राइस पे। आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते एज अ कस्टमर ना। भाई आइसक्रीम का जो प्राइस है वो तो मार्केट डिसाइड करेगी ना, मैं मेरा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर एज अ कस्टमर। ठीक है, मैं प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो प्राइस तो इंडिपेंडेंट है। बट प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज आएगा। प्राइस अगर ज्यादा हुआ तो मैं डिमांड कम करूंगी, प्राइस अगर कम हुआ तो मैं डिमांड ज्यादा करूंगी। तो जो डिमांड है वो डिपेंडेंट किस पे है? प्राइस पे। ठीक है, सो डिमांड है एक डिपेंडेंट वेरिएबल, प्राइस है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम प्राइस का इम्पैक्ट डिमांड पे देख रहे हैं। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम प्राइस को वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। ठीक है। इसके बाद इन्होंने देखो यहाँ पे फंक्शंस की बात करी है, तो जनरल चीजों की बात करी है। फंक्शंस है, कंसीडर एनी टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, तो फंक्शन बनेगा वाई इक्वल टू फंक्शनल रिलेशन विद एक्स। ठीक है, इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई सच दैट फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल वाई। In other words, functional x is a rule which assigns a unique value y for each value of x. As the value of y depends on the value of x, y is called a dependent variable and x is called independent variable. अब ये क्या है? y x x y, देखो सिंपल, इसमें उन्होंने फंक्शंस बता रहे हैं, अलग अलग तरह के फंक्शंस। तो ये जो लिखा है y इक्वल टू फंक्शनल रिलेशन विद x, तो इस केस में जो y है, जो y है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब क्या है कि जो y की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू पे डिपेंड कर, ठीक है, y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। दिस इज अ रिलेशन, एक फंक्शन बताया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो इसमें कुछ खास नहीं है, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं जरा सा। तो देखो ये जो कर्व है ये अपवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है। अपवर्ड स्लोपिंग क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमारा जो रिलेशन इस फंक्शन इस तरह से है। तो अगर x की वैल्यू बढ़ेगी, अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो वेरिएबल्स इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं एक साथ, तो उस केस में अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ जाता है। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो उस केस में ये अपवर्ड स्लोपिंग इस तरह से लाइन बनती है। ठीक है, और ये वाला जो दूसरा है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाया है। क्यों? क्योंकि इसमें एक इनवर्स रिलेशन है कि अगर x बढ़ेगा तो y की वैल्यू कम होगी, अगर x कम होगा तो y की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स रिलेशन के केस में जो स्लोप है वो नेगेटिवली डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। ठीक है, तो इतना ये बेसिक बताना चाह रहे हैं यहाँ से। तो लिखा है अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इफ द वैल्यू ऑफ y डज नॉट डिक्रीज विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x। तो वही चीज है कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होगा? जब दोनों ही वेरिएबल्स बढ़ रहे होंगे। ठीक है, इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन इफ द वैल्यू ऑफ y डज नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ x। मतलब एक डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होगा? जब x की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू इंक्रीज ना हो। मतलब देयर इज इनवर्स रिलेशन कि अगर x बढ़ रहा है तो y कम होगा, x कम होगा तो y बढ़ेगा, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, जो मैंने आपको नीचे बताया। द फंक्शन इन एग्जाम्पल वन इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड द एग्जाम्पल टू इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो वही चीज है, ये वाला जो बनाया है ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये वाला डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यूजुअली द इन अ ग्राफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, बट हाउएवर इन इकोनॉमिक्स द अपोजिट इज डन। डिमांड कर्व में हमने देखा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था प्राइस, उसको हम लोग वर्टिकल एक्सिस एक्स वाई एक्सिस पे दिखा रहे थे। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इस तरह से हमारा डिमांड कर्व बनाना, तो हमने प्राइस तो एक्स वाई एक्सिस पे लिया, क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे लिया। ठीक है, प्राइस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम लोग वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस पे लेते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि क्वांटिटी जो कि हमारा डिपेंडेंट है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, इतना। ओके, चलो अभी इसके बाद तो हमें दिया है यहाँ पे
कि ये वाला हमारा जो फंक्शन बना है, एक्स इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप विद प्राइस, ठीक है, कि प्राइस में अगर जो भी चेंज आएगा उससे क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा। बेसिकली आपको प्राइस का इम्पैक्ट डिमांड पे देखना होता है। ठीक है, तो जो डिमांड है वो डिपेंडेंट किस पे, प्राइस पे। प्राइस में जितना भी चेंज आएगा उससे डिमांड में क्या चेंज आएगा। एक्स क्या है, क्वांटिटी, पी क्या है, प्राइस। ठीक है, तो अगर मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ डिमांड फंक्शन का, डिमांड और प्राइस के बीच में, तो उसे मैं बोलूंगी डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, ठीक है। और रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर डिमांड फॉर अ गुड एंड द प्राइस ऑफ द गुड इज लाइकली टू बी नेगेटिव। नेगेटिव रिलेशन होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, सिंपल चीज। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया है डिराइविंग अ डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व एंड बजट कॉन्स्ट्रेंट। तो इंडिफरेंस कर्व और बजट कॉन्स्ट्रेंट हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो देखो, यहाँ पे आपको दिया है इसको चेक करते हैं। इसमें हमें क्या दिया है यार, देखो। हम्म, इसमें बेसिकली हमें बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व बताया हुआ है इस वाले डायग्राम में, और यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व डेराइव हुआ है। तो दिया क्या है इसको बस समझ लो ध्यान से। हमें तीन बजट लाइन गिवन है। ठीक है, तो पहला जो बजट लाइन है वो ये वाला है, पहला बजट लाइन ये जो मैंने रेड से बनाया है। ठीक है, इतना हमारा बजट लाइन है। इस बजट लाइन पे हम कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं, बनानास हम ले रहे हैं X1 और मैंगो हम ले रहे हैं X2। ठीक है, इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी। ठीक है, इतनी क्वांटिटी हम ले रहे हैं। तो सपोज इससे हमारे पास ये प्राइस आया, इतना प्राइस P1 और X1 हमारा क्वांटिटी। ठीक है, एक्स हमारा क्वांटिटी। अब सपोज करो कि प्राइस कम हो गया। प्राइस जैसे ही कम हुआ किसी गुड का, तो हमारी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्राइस अगर कम होगा, और इन्होंने कौन सा लिया है, प्राइस कम हो रहा है बनाना का सपोज। ठीक है, हम बनाना का कंसीडर कर रहे हैं। बनाना का जब प्राइस कम हो जाएगा तो यहाँ से बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हम ज्यादा बनाना परचेज कर पाएंगे। बजट लाइन शिफ्ट हुई, देखो प्राइस नीचे आ जाएगा और क्वांटिटी बनाना की बढ़ जाएगी, इस तरह से। ठीक है, अब अगेन बनाना का प्राइस और कम हो गया, और कम होगा तो अगेन बजट लाइन शिफ्ट होगी और राइट में, ये भी। ठीक है, और यहाँ पे से हमारा प्राइस कम हुआ तो एक और नई क्वांटिटी निकल के आएगी, क्योंकि हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे बनाना। प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है। तो बेसिकली देखो, ये वाला जो डिमांड करे हुए डाउनवर्ड स्लोपिंग बन गया ना। तो ये क्या बना, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर, कि अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। ये हमने कहाँ से डिराइव किया है, बजट लाइन से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताया है। ओके, तो वही इसमें लिखा है। चलो, अब देखते हैं इसमें आगे। द नेगेटिव स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व कैन आल्सो बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ टू इफेक्ट्स, नेमली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, दैट कम इनटू प्ले व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस। तो दो इफेक्ट हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। तो दिया है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में, व्हेन बनानास बिकम चीपर। अच्छा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है। सब्स्टिट्यूट्स आप जानते हो कि वो गुड्स जो कि एक दूसरे की प्लेस पे यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, सो व्हेन बनाना बिकम्स चीपर, द कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस हिज यूटिलिटी by substituting bananas for mangoes in order to derive the same level of satisfaction of a price change, resulting in an increase in demand for banana. सो देखो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या हुआ। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब कि सपोज बनाना है और मैंगो, ये दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट हैं। ठीक है, आप एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हो। ठीक है, सो अगर सब्स्टिट्यूट मतलब सपोज बनाना का प्राइस अगर बढ़ गया, बनाना का अगर प्राइस बढ़ गया, ठीक है, मैंगो का प्राइस वही सेम है। ठीक है, या सर रुको दूसरा करते हैं। सपोज बनाना और मैंगो दो गुड्स हैं, और बनाना का जो प्राइस है वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, मैंगो सब्स्टिट्यूट है पर उसका प्राइस वही सेम है, कांस्टेंट ही है। तो अगर बनाना का प्राइस कम हो जाएगा तो लोग इसकी डिमांड बढ़ाएंगे, सस्ता हो गया तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसी से। ठीक है, सो बनाना की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हुआ। ठीक है, तो यही लिखा है कि when bananas become cheaper, the consumer maximizes his utility by substituting banana for mangoes in order to derive the same level of satisfaction, जिससे बनाना की डिमांड बढ़ेगी। ये कौन सा इम्पैक्ट हुआ, सब्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट। सो ये हो गया। इसके बाद इनकम इफेक्ट क्या है, इनकम इफेक्ट बोलता है
कि डिमांड बढ़ती है अगर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। प्राइस कम होने से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, रियल इनकम बढ़ेगी, जिससे डिमांड बढ़ती है। क्या मतलब है? देखो लिखा है, मोर ओवर एज प्राइस ऑफ बनाना ड्रॉप्स कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर इंक्रीजेस विच फर्दर इंक्रीजेस डिमांड फॉर बनानास एंड मैंगोस। तो मतलब क्या है कि सपोज आप एक पर्सन हो, आप एक आइसक्रीम लेते हो जिसकी कॉस्ट है 10 रुपए की पर यूनिट, ठीक है, और आपकी जो सपोज इनकम है वो है 40 रुपीज की, ठीक है। सो अगर 10 रुपए की एक आइसक्रीम है, आपकी इनकम 40 रुपए की है, सो हम यहाँ पे कितनी क्वांटिटी ले पाएंगे? हम लोग ले पाएंगे 4 क्वांटिटी, 4 यूनिट्स हम कंज्यूम कर पाएंगे, ठीक है, 4 यूनिट्स कंज्यूम कर पाएंगे। अब मान लो कि जो आइसक्रीम का प्राइस है, जो प्राइस है वो कम होके 10 रुपए से 8 रुपए हो गया, 8 रुपए पर यूनिट, ठीक है। इनकम हमारी अभी भी वही 40 रुपए की है। तो अगर इनकम 40 रुपए की है, एक आइसक्रीम 8 रुपए की है, तो हम कितनी क्वांटिटी ले पाएंगे? हम ले पाएंगे 40 रुपए अपॉन 8 यानी कि 5 यूनिट्स। तो देखो, अगर प्राइस कम होता है किसी भी कमोडिटी का, तो उससे लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है, रियल इनकम बढ़ेगी। पहले आप 4 यूनिट्स ले पा रहे थे, अब मैं उसी सेम इनकम से ज्यादा यूनिट्स, 5 यूनिट्स ले पा रही हूँ, है ना, तो डिमांड बढ़ जाएगी ना। सो ये कौन सा इम्पैक्ट हुआ? इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, ठीक है। सो प्राइस अगर कम होगा तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी। अब उस परचेसिंग पावर बढ़ने से लोग जो हैं वो डिमांड बढ़ाएंगे बनानास एंड मैंगोज। दो गुड्स उन्होंने लिए, तो बनाना की डिमांड भी बढ़ सकती है। आपके पास एक्स्ट्रा जो इनकम बच गई, एक्स्ट्रा इनकम जो हमारे पास बच गया, तो उससे हम लोग, परचेसिंग पावर हमारी बढ़ी है ना, तो उससे या तो हम बनाना कंज्यूम कर सकते हैं या मैंगोज भी कंज्यूम कर सकते हैं या दोनों भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो एक सिंपल टर्म में देखें तो बनाना की डिमांड बढ़ेगी ना, है ना, इंक्रीज हुई है। तो वही चीज है, ये क्या है? हमारा इनकम इफेक्ट है, ठीक है। सो इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ओके। इसके बाद लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या कांस्टेंट, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। तो अदर थिंग्स मतलब अदर फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूट का प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, इनकम हो गया, ये सब स्टेबल है, कांस्टेंट है। हम बोल रहे हैं कि डिमांड और उस प्रोडक्ट के प्राइस में एक इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, demand for it falls, and when price of the commodity decreases, demand for it rises, other factors remaining the same। आप बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रख लो, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है। और बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, इसको हम लोग सेटेरिस पैरिबस भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बुक में गिवन होता है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद तो डिमांड कर्व इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, इनवर्स रिलेशन है। लीनियर डिमांड कर्व की इक्वेशन याद रखना, ये वाली, इसमें जो डी पी है ये क्या है? क्वांटिटी, ठीक है। ए क्या होता है कि अगर प्राइस सपोज 0 है तो हम कितना डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। पी है प्राइस, और बी का मतलब क्या है कि प्राइस में अगर चेंज आएगा तो डिमांड में कितना चेंज आएगा। यहाँ पे नेगेटिव का साइन क्यों दिया है? क्योंकि एक नेगेटिव रिलेशन है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, तो इसलिए नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये क्वांटिटी इक्वल टू ए माइनस बी पी, ठीक है, जहाँ पे पी का मतलब प्राइस, क्यू का मतलब क्वांटिटी, ठीक है। ए इज द वर्टिकल इंटरसेप्ट, माइनस बी इज द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व मतलब प्राइस अगर चेंज होता है तो डिमांड में कितना चेंज आएगा, दैट इज बी। और प्राइस 0 है तो डिमांड ए है, ठीक है। तो मैंने वही आपको बताया, ए का मतलब क्या है कि अगर प्राइस सपोज 0 है, फ्री में कोई गुड मिल रहा है, तो आप कितना डिमांड कर रहे हो, तो वो तो ए, ठीक है। एट प्राइस इक्वल टू ए अपॉन बी, द डिमांड इज 0। तो स्लोप मेजर करती है द रेट ऑफ एट विच डिमांड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस, ठीक है। सो इक्वेशन बन गई Q इक्वल टू ए माइनस बी पी, जहाँ पे ए का मतलब क्या है कि जब प्राइस 0 है तो डिमांड कितनी है, ठीक है। बी का मतलब है कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, स्लोप को दिखा रहा है। और पी का मतलब है प्राइस, ठीक है। तो इक्वेशन ध्यान रखना, डिमांड इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, ओके। चलो, इसके बाद दिया है नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स का कॉन्सेप्ट। तो नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स में हमें क्या दिया है? तो देखो, बोला है द डिमांड फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर्स डिमांड फॉर अ गुड एंड इट्स प्राइस व्हेन अदर थिंग्स आर गिवन।
Instead of studying the relation between the demand for the good and its price, we can also study the relation between consumers' demand for the good and the income of the consumer. तो बेसिकली हम यहाँ पे इनकम को साइड रख के कंज्यूमर की इनकम और डिमांड के बीच में रिलेशन चेक करेंगे। ठीक है, दिया है द क्वांटिटी ऑफ अ गुड that a consumer demands can increase or decrease with the rise in income depending on the nature of the good। तो दो टाइप के गुड्स हैं, एक तो नॉर्मल गुड्स, दूसरे इंफीरियर गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या चीज होती है ना, कि अगर इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। सीधी सीधी बात है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो मैं ज्यादा डिमांड करूंगी। ठीक है, अगर इनकम कम हो रही है तो मैं डिमांड कम करूंगी। ये तो केस है नॉर्मल गुड का। ठीक है, इंफीरियर गुड्स क्या है? इंफीरियर गुड्स है मतलब जो थोड़े लो क्वालिटी गुड्स हैं, चीप गुड्स हैं। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है ना, अगर ज्यादा इनकम है तो हम केस में इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर दें। भाई कोई सस्ते क्वालिटी के अगर गुड्स हैं तो अगर डिमांड इनकम ज्यादा होगी तो मैं वो गुड्स नहीं खरीदूंगी ना, डिमांड कम कर दूंगी। लेकिन अगर इनकम मेरी कम है, मेरी इनकम ही कम है, तो उस केस में मुझे वो सस्ते वाले गुड्स ही लेने पड़ेंगे, इंफीरियर गुड्स की डिमांड करनी पड़ेगी। तो डिमांड पड़ेगी। ठीक है, सो लिखा है इसमें, फॉर मोस्ट गुड्स the quantity that a consumer chooses increases as the consumer income increases and decreases as the consumer income decreases। तो वही लिखा है कि कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। ये कौन से गुड्स हैं? नॉर्मल गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स। ठीक है, thus a consumer's demand for a normal goods move in the same direction as the income of the consumer। सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, सेम डायरेक्शन। ठीक है, however, there are some goods that demand for which move in the opposite direction of the income। कुछ गुड्स होते हैं जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में चीजें मूव होती हैं। इनकम बढ़ रहा है बट डिमांड कम हो रहा है, इनकम कम हो रहा है तो डिमांड ज्यादा है। ये होता है हमारे इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स। ठीक है, तो वही इसमें सेम चीज लिखी है। जैसे कि लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ इंफीरियर गुड्स इंक्लूड्स लो क्वालिटी फूड आइटम्स जैसे कि कोर सीरियल्स। ठीक है, जैसे कि ज्वार, बाजरा। तो इनको लोग एज इंफीरियर गुड्स देखते हैं। तो अगर इनकम कम होती है तो हम इनकी डिमांड ज्यादा करेंगे। ठीक है, अ गुड कैन बी अ नॉर्मल गुड फॉर द कंज्यूमर एट सम लेवल ऑफ इनकम एंड इंफीरियर गुड फॉर हर एट द अदर लेवल ऑफ इनकम। तो एक पर्सन के लिए एक गुड इंफीरियर भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इनकम लेवल। ठीक है, एट वेरी लो इनकम a consumer demand for low quality cereals can increase with income, and beyond a level an increase in income of the consumer is likely to reduce her consumption of such items as she switches to better quality cereals। तो वही चीज रिपीट ही हो रही है कि अगर आपकी इनकम काफी ज्यादा कम है तो हम उस केस में लो क्वालिटी गुड्स की डिमांड बढ़ाएंगे, यानी कि इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ाएंगे। ठीक है, कहानियां लिखी हुई हैं, कहानियां। ओके जी, चलो। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा गिफिन गुड का, तो इसको देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या, तो देखो यार, इंफीरियर और गिफिन गुड्स थोड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है बिकॉज एनसीईआरटी में लिखा है इस तरह से। तो मैं आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इस पे थोड़ा सा ना नोट्स में हम लोग लिख के समझते हैं, फिर इसको रीड करेंगे। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हमने सबसे पहले देखा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ने क्या बोला कि मान लो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं दो गुड्स का। एक है हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और दूसरा है हमारे पास प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कि सपोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम बात कर रहे हैं बस की, और प्राइवेट में हम बात कर रहे हैं हमारी पर्सनल कार की। ठीक है, अब मान लो कि बस का अगर प्राइस कम हो गया, बस का अगर प्राइस कम हो गया तो मैं बस की डिमांड बढ़ा दूंगी भाई, डिमांड बढ़ा दूंगी मैं बस की, मैं बस से ही ट्रेवल ज्यादा करूंगी। ठीक है, कार का प्राइस हमने वही सेम रखा। तो ये तो क्या था? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, अच्छा। इसके बाद दूसरा हमने क्या देखा? इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या बोल रहा है कि सपोज बस का प्राइस अगर कम हो गया तो उस केस में, बस का अगर प्राइस कम हो गया तो मेरी रियल इनकम बढ़ जाएगी। रियल इनकम मतलब कि मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर मेरी इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान से समझना। ठीक है, बस का अगर प्राइस कम हो गया तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी इनकम इफेक्ट में कि ये जो बस है, क्या ये मेरे लिए इंफीरियर गुड है, क्या ये मेरे लिए नॉर्मल गुड है। ठीक है, मैं चेक करूंगी कि जो मेरी ये जो बस है ये मेरे लिए इंफीरियर है या नॉर्मल गुड है। अगर अगर बस, देखो
यही लिख देती हूँ, अगर बस इंफीरियर गुड हुआ, सो इनकम अगर मेरी बढ़ गई है, रियल इनकम, तो उस केस में मैं बस की डिमांड कर दूंगी कम, क्योंकि वो इंफीरियर है मेरे लिए, अच्छी क्वालिटी नहीं मान रही मैं बस को। ठीक है। बट अगर मेरी इनकम बढ़ी और मैं बस को एक नॉर्मल गुड कंसीडर कर रही हूँ, तो उस केस में इनकम बढ़ने पे मैं बस की डिमांड बढ़ाऊंगी, बस की डिमांड बढ़ाऊंगी। ये क्या था, इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। ठीक है, समझे। अच्छा, अब देखो आगे, अब हम चलते हैं टॉपिक पे, जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसको साइड कर देते हैं। इनकम इफेक्ट, सॉरी इनकम इफेक्ट नहीं, इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का क्या केस है? इंफीरियर गुड्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इंफीरियर गुड्स में मैंने आपको क्या बताया, कंडीशन होती है कि इनकम बढ़ती है तो हम डिमांड कम कर देते हैं, क्योंकि चीप क्वालिटी के गुड्स हैं। इनकम अगर बढ़ेगी तो मैं डिमांड कम कर दूंगी। ठीक है। सो अगर मेरी इनकम बढ़ी तो मैं डिमांड कर रही हूँ कम। ठीक है, इनकम बढ़ी तो डिमांड करूंगी कम। सो अब देखो, हमारे बुक में लिखा है इस तरह से कि इंफीरियर गुड्स के केस में ना, जो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, इट इज स्ट्रोंगर देन इनकम इफेक्ट। जो जो बुक में लिखा है ना यार, वही बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो सुनते जाना ध्यान से। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रोंगर देन द इनकम इफेक्ट। ये किसी कंडीशन है, इंफीरियर गुड्स की कंडीशन है। और ध्यान रखना कि जो प्राइस इफेक्ट आता है ना, प्राइस इफेक्ट, वो कैसे आता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। आप दोनों ही इफेक्ट को ऐड करोगे तो आपको प्राइस इफेक्ट मिलता है। ठीक है। चीज ये है कि इंफीरियर गुड्स के केस में ना, हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो स्टिल फॉलो होगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर कैसे है देन इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। सो ध्यान से समझो कि मान लो कि मैं कंसीडर कर रही हूँ कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जो बस है, वो मेरे लिए एक इंफीरियर गुड है, क्योंकि हम इंफीरियर गुड्स का ही केस देख रहे हैं। तो मैंने बोल दिया कि यार जो बस है वो एक इंफीरियर गुड है फॉर मी। ठीक है। अब अगर अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये बोलेगा कि अगर प्राइस ऑफ बस रिड्यूस होता है तो मैं बस की डिमांड बढ़ाऊंगा, बस की डिमांड बढ़ाऊंगा। ठीक है। ओके। अच्छा, इसके बाद, ठीक है, सो बेसिकली प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ा दी हमने। ठीक है। इनकम इफेक्ट क्या बोलेगा, इनकम इफेक्ट बोलेगा कि अगर प्राइस कम होता है बस का तो हमारी रियल इनकम बढ़ेगी। यार अब अगर रियल इनकम बढ़ रही है ना मेरी, तो मैं सोचूंगी कि मैं बस की जगह कोई और ट्रांसपोर्ट, कार यूज कर लूँ। ठीक है। हम कार की डिमांड बढ़ाएंगे, लेकिन कार की डिमांड बढ़ा तो दूंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस की डिमांड खत्म ही कर दूंगी, बस से ट्रेवल करना खत्म ही कर दूंगी। नहीं, मैं बस से ट्रेवल करना थोड़ा कम कर दूंगी यार, है ना। कंप्लीटली खत्म नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी इतनी भी ज्यादा परचेसिंग पावर नहीं बढ़ी है। सो हम क्या करेंगे, हम बस की डिमांड थोड़ी सी कम करेंगे। चीज क्या है कि इंफीरियर गुड के केस में ना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, कि अगर बस का प्राइस कम हो जाता है तो हम बस की डिमांड ज्यादा बढ़ा देंगे, ज्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा है, एक बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन इनकम इफेक्ट ये बोलता है कि अगर बस का प्राइस कम होता है तो मेरी रियल इनकम बढ़ेगी। उस एक्स्ट्रा इनकम से हो सकता है कि मैं कार से ट्रेवल करना स्टार्ट कर दूं ज्यादा, बट मैं बस से भी ट्रेवल करूंगी लेकिन थोड़ा सा कम कर दूंगी, थोड़ा ही कम करूंगी। तो यहाँ पे इनकम इफेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड। ठीक है। अब जो मेरा प्राइस इफेक्ट है वो कैसे आता है, सब्स्टिट्यूशन प्लस इनकम इफेक्ट। तो मतलब क्या है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू इनकम इफेक्ट। ठीक है। तो जो मेरा नेट इम्पैक्ट बन के आता है, नेट इम्पैक्ट वो यही निकलता है कि अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ रही है। ठीक है। सो इंफीरियर गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड हमारा चलता है। ठीक है, इतना क्लियर। थोड़ा कंफ्यूजन लगा होगा पर ध्यान से सोचना समझना, तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है। ओके, इतना हो गया। ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं गिफन गुड्स की, फिर सीधा बुक से पढ़ लेंगे क्या लिखा है। तो गिफन गुड्स क्या है, गिफन गुड्स ना यार इफ इंफीरियर गुड्स ही हैं, बट बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ही बेकार क्वालिटी के गुड्स हैं, लोअर क्वालिटी मैं बोलूंगी।
ये एक्सट्रीम काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स है, जिसमें हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होगा। इंफीरियर गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा था, बट गिवन गुड्स इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, जो ये बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड भी कम होगी। और गिवन गुड्स के केस में हम बोलते हैं कि जो इनकम इफेक्ट है इज स्ट्रोंगर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब क्या है कि अगेन सपोज बस है, तो बस एक इंफीरियर गुड है, एक्सट्रीम काइंड ऑफ इंफीरियर गुड है। मतलब मैं बस को बहुत ही एक खराब क्वालिटी ट्रांसपोर्ट समझ रही हूँ, ठीक है। सो सपोज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलेगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलेगा कि अगर बस का प्राइस कम हो जाता है तो यार बस की डिमांड बढ़ा दो, बस की डिमांड बढ़ा दो, ठीक है। इनकम इफेक्ट क्या बोलता है, इनकम इफेक्ट बोलेगा कि अगर बस का प्राइस कम होता है तो मेरी रियल इनकम बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। अब यार गिवन गुड इतना बेकार क्वालिटी ऑफ इंफीरियर गुड है ना, कि अगर मेरी रियल इनकम बढ़ेगी तो उस केस में मैं बस की डिमांड बहुत ही ज्यादा कम कर दूंगी, ठीक है, बहुत ज्यादा ही कम कर दूंगी। ओके, ठीक है। सो गिवन गुड में क्या होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एकदम बेकार क्वालिटी का नहीं, बट यार जो जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो बहुत ही ज्यादा पुअर है, ठीक है, या बस का कोई बेसिकली सब्स्टिट्यूट ही नहीं है अगर, तो उस केस में बस ही है जो है ना। सो अगर इनकम इफेक्ट में बोल रही हूँ कि बस का प्राइस अगर कम होता है तो मेरी रियल इनकम बढ़ेगी, रियल इनकम बढ़ेगी, तो गिवन गुड में हम बोलते हैं कि हम बस की जो डिमांड है वो कम ही कर देंगे, रिड्यूस ही कर देंगे, ठीक है, रिड्यूस ही कर देंगे, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ एक्सट्रीम काइंड ऑफ इंफीरियर, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव भी आया है हमारे पास और स्ट्रोंगर भी आया है, ठीक है। सो इसीलिए हम बोलेंगे कि अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम हो जाएगी। यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई ही नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रोंगर है एज कंपेयर टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। डिक्रीज ज्यादा होगा डिमांड में एज कंपेयर टू इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। समझे कुछ क्या बोला मैंने? ओके, तो ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे टॉपिक था। ओके, अब देखो इसमें लिखा क्या है, इन्होंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया एक्चुअली। इसमें लिखा है द राइज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर कैन समटाइम्स रिड्यूस द कंज्यूमर टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ अ गुड। In such a case, the substitution effect and the income effect will work in opposite directions. The demand for such a good can be inversely or positively related to its price, depending on the relative uh, strengths of these opposing effects. If the substitution effect is stronger than the income effect, the demand for the good and the price of the good would still be inversely related. तो देखो वही लिखा है कि अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा है, स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू इनकम इफेक्ट, तो उस केस में इनवर्स रिलेशन होगा। ये बात कर रहा है इंफीरियर गुड्स की, ठीक है। लेकिन हाउएवर इफ द इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अगर इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सो डिमांड फॉर द गुड वुड बी पॉजिटिवली रिलेटेड टू प्राइस, जैसे हम गिवन गुड बोलते हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई ही नहीं होता। तो उन्होंने गिवन गुड में बस इतना ही लिखा है जिसको पढ़ के आप नहीं समझ सकते। तो मैंने आपको जो पूरी की पूरी कहानी बताई ना, जो थोड़ी आपको कंफ्यूजिंग लगी होगी, उसको फिर से सुनना, खुद से इंटरप्रेट करना, समझने की कोशिश करना। नहीं आता है तो कमेंट्स में पूछ लेना मेरे से, मैं वहां पे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, बट जितना बेस्ट हो सकता था मैंने कोशिश करी बताने की, ठीक है। ओके, चलो इसके बाद इस वीडियो का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्स। बाकी शिफ्ट एंड मूवमेंट वगैरह हम नेक्स्ट में करेंगे। दिया है सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। वी कैन ऑल्सो स्टडी द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट अ कंज्यूमर चूजेस एंड द प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड मतलब या तो सब्स्टिट्यूट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि आप एक गुड को दूसरे गुड की जगह पे यूज कर रहे हो, जैसे कि टी एंड कॉफी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट अ कंज्यूमर चूजेस कैन इंक्रीज और डिक्रीज विद द राइज इन द प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड। तो अब दिया है कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो गुड्स आप एक साथ यूज करते हो उन्हें हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कि टी एंड शुगर एक साथ यूज होने वाली चीज है, शूज एंड सॉक्स, पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, एक साथ यूज किए जाते हैं,
ठीक है। तो सिंस टी एंड शुगर आर यूज टुगेदर, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर is likely to decrease the demand for tea, and decrease in the price of sugar is likely to increase the demand for tea. क्या बोला है इन्होंने, नहीं समझ में आया। देखो दो गुड्स इन्होंने लिए हैं, एक तो टी, दूसरा शुगर। ठीक है। अब अगर ये बोल रहे हैं कि अगर सपोज शुगर का प्राइस बढ़ जाए, शुगर का प्राइस बढ़ जाए, तो ऑफ कोर्स लोग टी की डिमांड भी कम कर देंगे, क्योंकि दोनों एक साथ यूज होंगे। भाई मुझे चाय पीनी है, ठीक है, चाय में डलेगी चीनी। अभी चीनी का अगर प्राइस बढ़ गया, तो उस केस में मैं चाय की डिमांड कम कर दूंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। Similarly, in case with other complements, okay. So in general, the demand for a good moves in the opposite direction of the price of its complement. तो सिंपल चीज ये निकली कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड चीनी का प्राइस बढ़ेगा, तो मेरे गिवन गुड की डिमांड कम हो रही है। इनवर्स रिलेशन हुआ। ठीक है। अच्छा, सब्स्टिट्यूट की अगर हम बात करें, जैसे कि टी एंड कॉफी, ये सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे की जगह पे यूज होते हैं। कि अगर मान लो टी है और कॉफी है, ठीक है। अब अगर टी और कॉफी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, तो सपोज मेरा गुड है टी, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट है कॉफी। अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है, कॉफी का प्राइस अगर बढ़ जाता है, तो वो कॉफी पीने वाले लोग टी पे शिफ्ट हो जाएंगे और टी की डिमांड बढ़ा देंगे, टी की डिमांड बढ़ा देंगे। तो मतलब क्या है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ता है, तो हमारे गिवन गुड की डिमांड बढ़ रही है। तो सब्स्टिट्यूट के केस में एक डायरेक्ट रिलेशन हुआ। ठीक है। सो सिंस टी इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कॉफी, इफ द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस, द कंज्यूमर्स कैन शिफ्ट टू टी, एंड हेंस द कंजम्पशन ऑफ टी इज लाइकली टू गो अप। ठीक है। ऑन द अदर एंड, इफ द प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीजेस, अगर कॉफी का प्राइस कम हो जाता है, तो लोग क्या करेंगे, टी की डिमांड कम कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट वे में चीजें हो रही हैं। राइट, समझे कॉम्प्लीमेंट्स क्या है और सब्स्टिट्यूट क्या है। तो ये तो सिंपल चीज रही। ओके, बस इतना ही रखते हैं। बाकी शिफ्ट मूवमेंट वगैरह हम लोग करेंगे नेक्स्ट में, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी काफी कुछ कर लिया है। अह, ठीक है। तो आई एम होपिंग कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। जो भी डाउट्स हैं, ऑफ कोर्स डाउट्स निकले होंगे, तो वो आप कमेंट्स में पूछ लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसको कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच।